Hi guys, my name is Hafiz Mohammad Umar Hayat and you are watching my video about Java programming language. इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जावा पर हम कैसे काम कर सकते हैं। जावा के जो रेफरेंसेस हैं, जावा के अंदर जो कोड्स हैं, उनके ऊपर हम स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके ऊपर अभी बात करनी है मैंने। सबसे पहले जो है आप ये देख रहे हैं कि जावा के अंदर तमाम जो है ना, वो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल में लिखे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है हर स्टेटमेंट जो है वो खत्म होगी सेमीकोलन के साथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ जावा के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे, हम उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से चीजों को नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पे जब आपने कंसोल पर काम करना है तो आप उसमें मेन क्लास बनाते हो, उस पर काम करते हैं, या जो है जब आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी होती है तो फिर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, या नेटबीन में कोई आपने वेब पेज बनाना होता है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी होती है, तो आपको उसके मुताबिक ही क्लास डेवलप करनी पड़ती है वेब फॉर्म या विंडो फॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो इसके बाद इस वीडियो को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर सकें। इसलिए आपने इस पे फोकस करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूंगा ताकि आप इस वीडियो को सुनने के बाद इस काबिल हो जाएं कि फौरन आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकें। पहला सिंटैक्स देख लें कि ये डबल बैकस्लैश है, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है उससे क्या मुराद है, ये जो हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपने कोई डाटा इस्तेमाल करना है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कहीं ना कहीं आपने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए स्टोर करवाने के लिए आपको डिफरेंट साइजेस के चाहिए। तो ये जो डाटा टाइप्स हैं ये आपको साइज बताते हैं और उसके अंदर उन साइजेस के हम वेरिएबल्स बना लेते हैं और उनके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बाइट जो है 8 बिट्स की है, शॉर्ट 16 बिट का है, इंटीजर 32 बिट का है, लॉन्ग जो है वो 64 बिट का, फ्लोट जो है ये 32 बिट का है, और जो है डबल जो है वो 64 बिट्स का है। फ्लोट और डबल जो है ये रियल डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट आता है, जबकि इंटीजर, लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, होल नंबर्स के लिए। जैसे आप 1 2 3 4 या कोई भी डाटा न्यूमेरिक डाटा सेव करना चाहते हैं जिसके अंदर पॉइंट नहीं आता तो तब वो होल नंबर में होगा, और उसको स्टोर करने के लिए शॉर्ट, इंट या लॉन्ग डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। इसी तरह से अगर आप कोई करैक्टर सेव करना चाहते हैं, सिंगल करैक्टर, जैसे ए है, ए एक सिंगल करैक्टर है, तो इसको स्टोर करने के लिए आप करैक्टर इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ पर 16 बिट्स का होता है। बूलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जबकि बाइट जो है 8 बिट्स का होता है। बाइट में हम इमेजेस को बाइट में कन्वर्ट करके हम उसको डेटाबेस में सेव करते हैं, या आगे आप फाइल में सेव कर सकते हैं बाइट्स की सूरत में, ठीक है। तो ये आप देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है जावा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी परमिटिव डाटा टाइप्स है ना, उनको जो है उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमारी एक क्लासेस बनाई हुई है, जावा में इंट्रोड्यूस करवाई हुई है ऑब्जेक्ट क्लासेस। इन क्लासेस का हमें बेसिक बेनिफिट ये होता है कि हम जो है वो जब टाइप कन्वर्जन करते हैं, यानी कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में चेंज करते हैं ना डाटा को, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये देखें नीचे, ये एक डाटा टाइप है स्ट्रिंग, ये जो है ये क्लास दरअसल है, और क्लास को हम जो है वो डाटा टाइप के तौर पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी ऑब्जेक्ट वो दरअसल डाटा टाइप ही है,
ठीक है। स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसका वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वैल्यू का, और उसको मैंने वैल्यू दिया स्ट्रिंग में 532। अब ये जो है 532 ये तो है इंटीजर, लेकिन इसमें डबल कोट्स लगा दिए इसलिए ये स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसकी वजह यह है कि जब आप कोई आईडीई इन्वायरमेंट जैसे नेटबीन्स या जावा के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो भी इस्तेमाल करते हैं, तो यूजर से जब आप इनपुट लेते हैं ना, तो वो बेशक आप न्यूमेरिक वैल्यू ही पुट करें, वो आपकी स्ट्रिंग में है, तो उस स्ट्रिंग को बाद में हमें दोबारा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर जो है हम यहाँ पे ये देखें इंटीजर की क्लास, ये इंटीजर की क्या है, रैपर क्लास है। रैपर क्लास का एक मेथड ये पहले से डिफाइन हुआ हुआ इस क्लास के अंदर, उसका नाम है पार्स इंट। इसको हम ये वैल्यू पास करेंगे और ये वैल्यू होगी स्ट्रिंग में, उसको ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और डी में डाल देगा। डी क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। इसी तरह से स्ट्रिंग वैल्यू में कोई आप डबल की वैल्यू पुट करें और उसको जो है वो वापस स्ट्रिंग के अंदर डबल आप एंटर करें और उसको आप रिसीव करें डी के अंदर, डी क्या है यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो ये हमारी रैपर क्लासेस यूज हुई है, ये डबल की रैपर क्लास है, ये इंटीजर की रैपर क्लास है। बेसिक बेनिफिट क्या हुआ इसका कि आप एक टाइप से दूसरी टाइप में डाटा को कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से ये इंटीजर की हमारी जो है रैपर क्लास है और उसको आपने कोई वैल्यू दी है 4 और जो है उसको जो है ये अब ये क्लास है वापस जो है वो जो है वेरिएबल में ढाल रहे हैं, ठीक है। जब हम क्लास में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो एक क्लास का ये नम जो है ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम उसकी इंटीजर वैल्यू को लेके हम उसको वेरिएबल प्राइम नंबर में सेव करवा रहे हैं, उसको फिर आगे यूज कर लेंगे। उसके बाद जो है देन हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स का टॉपिक। ऑपरेटर जो है यहाँ पे 3 किस्म के इस्तेमाल होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे एक सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मोड ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है एंड माइनस ऑपरेटर है। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स जो होते हैं ये जो है ये 2 ऑपरेटर्स को मिला के बनाए जाते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल का ऑपरेटर है, डिवाइड एंड इक्वल का ऑपरेटर है, मोड इक्वल ऑपरेटर है, प्लस इक्वल एंड माइनस इक्वल ऑपरेटर है। नीचे एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए और उसको वैल्यू दी मैंने 10। इसी तरह से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बी और वैल्यू दी उसको मैंने 20। फिर मैंने एक वेरिएबल रिजल्ट 1 डिक्लेयर किया, उसमें मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से रिजल्ट 2 में मल्टीप्लाई को, रिजल्ट 3 में मोड ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ, डिवाइड ऑपरेटर को, और रिजल्ट 4 में जो है मैं मोड ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर में आप ये देख लें कि a प्लस इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इससे मुराद है a इज इक्वल टू a प्लस 2, यानी कि a में की जो करंट वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके दोबारा a में डाल दो। तो बजाय इसके कि ये हम इसमें लिखें सिंपल में, हम उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स में भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दें, अदरवाइज आप इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना भी लिखें तो भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है जी। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे जब हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे, उन पर बात करेंगे। जो भी हमने फैसले वगैरह करने, डिसीजंस लेने, उसमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को याद रखें कि ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं, ये जवाब जो है वो ट्रू और फॉल्स में करते हैं, ठीक है। इनमें ये देखें डिफरेंट किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू ऑपरेटर है और नॉट इक्वल का ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देंगे, ये याद रखनी है आपने बात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी हमें ट्रू और फॉल्स में ही जवाब रिटर्न करते हैं। और जो है इसमें जो है ये जो इम्पोर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। उनमें से एक ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ये उसका रेड कलर में मैंने सिंबल शो किया हुआ है, डबल एम्परसेंट साइन। ये कंपल्सरी रिलेशनशिप है। जब दो इनपुट्स या दो से ज्यादा इनपुट्स के दरमियान में कंपैरिजन करें आप और उसके दरमियान में आप कहते हैं कि वो तीनों इनपुट्स जो हैं, ये दो इनपुट्स जो हैं वो आपकी ट्रू हैं, यानी सारी इनपुट्स आपकी ट्रू हो, तो फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, तब ये कंपल्सरी का रिलेशनशिप यूज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स जितनी होंगी सारों का ट्रू होना लाजमी है कंपल्सरी में। और में जो है वो अब ये देखें सिंपल डबल वर्टिकल बार है, इसमें जो है ऑप्शनल रिलेशनशिप है, कोई एक इनपुट जो है वो आपकी ट्रू हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर सारी इनपुट ट्रू नहीं होंगी तो जवाब आपका फॉल्स आएगा, लेकिन अगर एक भी इनपुट ट्रू हुई तो जवाब आपका ट्रू आएगा। उसके बाद ये नोट ऑपरेटर है, रेड कलर में मैंने उसका सिंबल शो किया है, ये निगेशन ऑपरेटर भी इसे बोलते हैं। ये क्या करता है, निगेशन के लिए अगर आपकी इनपुट जो है वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। जी, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, इसका नाम है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करते हैं, जब आपने एक या एक से दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में फैसला करना हो तो तब आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहली इफ एल्स कैटेगरी है और दूसरी स्विच कैटेगरी है। ठीक है, बहुत सी बुक्स में इसके डिफरेंट डिवीजन्स हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए इनको सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये दो ही बनते हैं, अलग अलग बिहेवियर के लिहाज से भी। ठीक है, ये देखें एग्जाम्पल 1 मैंने दिया। एग्जाम्पल 1 में मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, सब एग्जाम्पल्स दरअसल ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए इफ एल्स के अंदर। इफ कीवर्ड है, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगाएंगे और जो काम आपने करना है वो इसकी ब्रैकेट्स में लगा देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इफ कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करना है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या काम करना है। एग्जाम्पल 1 में वो काम नहीं बताया गया। अब एग्जाम्पल 2 में देखें, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप ये काम करेंगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, जो काम आप करना चाहते हैं वो एल्स पार्ट में करेंगे। ठीक है, जबकि एग्जाम्पल 3 में देखें कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो तो वो काम करेंगे, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में मजीद कंडीशंस भी हो सकती हैं, लेकिन एक रूल याद रखें कि कभी भी एल्स के अंदर डायरेक्ट आप कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसके अंदर फिर इफ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने पहले एल्स लगाना है, एल्स के बाद फिर कंडीशन लगानी है, यानी कि इसके बाद अब मजीद कंडीशंस आ रही हैं, तो ये नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें मल्टीपल इफ्स आ रही हैं और वो जो है कंडीशंस आ रही हैं। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने यूज के मुताबिक, एप्लीकेशन के मुताबिक इसको मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेरा स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट में हम जो है वो यहाँ पर तो हम कंडीशन पास करते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल और एक्सप्रेशन पास करते हैं। ठीक है, जिसकी कोई एटॉमिक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के ए ग्रेड आता है तो उसके साथ एक्सीलेंट प्रिंट करवा दो, अगर बी आता है तो जो है वो वेरी गुड कर दो, सी आता है तो पास कर दो, डी आता है तो पुअर कर दो। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, और उसके अंदर जो ए बी हम लिखेंगे वो इसके डिफरेंट केसेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट कंडीशंस है ना, वो हमारे यहाँ पर केसेस हो जाएंगे। केस 1 है तो जो काम हमने करना है वो यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। फिर केस 2 आएगा, जो काम हमने करना है वो हम यहाँ पर करेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे। फिर केस 3 में जो काम करना है वो यहाँ पे करके ब्रेक कर देंगे। और ये ब्रेक हम क्यों करते हैं, अगर हम ब्रेक ना नहीं करेंगे तो ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं आएगा और सारा डाटा प्रिंट करवा देगा। इसलिए यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक
कमांड लगाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो अलग से भी एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ स्विच में ही इस्तेमाल होती है, अलग भी एग्जिस्ट करती है। और इसके एंड में देखें डिफॉल्ट लगा हुआ है, जब ऊपर वाला कोई केस ना चले तो फिर ये डिफॉल्ट केस जो है वो हमारा चलता है, और जो है वो हम बताते हैं कि ये ऊपर वाला कोई केस नहीं चला तो अब डिफॉल्ट वाला केस चलेगा, ठीक है। तो ये इसी मकसद के लिए होता है। देन जो है वो लूप स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। लूप स्ट्रक्चर क्या होता है? लूप स्ट्रक्चर होता है जब हम आइट्रेशन करते हैं, कोई काम बार बार करना चाहते हैं, रिपीटेडली करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए हम लूप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। लूप स्ट्रक्चर की जो है वो 3 स्टेजेस पर डिपेंड करता है। इसका प्रिंसिपल जो है, पहला है जहां से लूप ने स्टार्ट होना है, ठीक है, यानी वो इनिशियल स्टेज हो जाएगी। दूसरी स्टेज क्या होगी? जहां तक लूप ने चलना है, यानी कि एंडिंग या टर्मिनेटिंग स्टेज। और इसको हम कंडीशनल स्टेज भी कहते हैं, जहां पर खत्म होनी है ना, उस पर हमने कंडीशन लगानी है कि यहां तक चले, तो वो हमारी टर्मिनेटिंग स्टेज हो जाएगी। और स्टार्टिंग स्टेज और टर्मिनेटिंग स्टेज के दरमियान में होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेज, यानी कि अगर हमने लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जाना होता है तो हम इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर आपने हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जाना होता है तो फिर डिक्रीमेंट करते हैं। जी, यहाँ पर 3 टाइप्स में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। एक फॉर ईच लूप भी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। जी, वो ये आइटम इंडेक्स बेस्ड लूप्स हैं और वो आइटम बेस्ड लूप है, ठीक है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। जी, ये हमारी लूप की एग्जांपल आ गई है। अब ये देखें, यहाँ पर जो है वो व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में आप ये देखें कि आप कंडीशन पास करें, कंडीशन पास करने के बाद कोई काम करें और फिर आप इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और डू व्हाइल लूप में भी ऐसे होगा, लेकिन डू व्हाइल लूप में देखें कि पहले व्हाइल का कीवर्ड यूज करने के बाद कंडीशन पास होगी और फिर काम होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है पहली दफा तो हमारा काम नहीं होगा, जो काम हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से जो हमारी डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप में क्या है? डू व्हाइल लूप में पहले जो है वो काम हो रहा है, डू समथिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो है कंडीशन हमारी चेक हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे डू लगना था, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड के थ्रू, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और लूप, फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप में क्या होता है? ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है, यानी कि कहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक लूप चलेगी और इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एक ही स्टेटमेंट के तौर पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हर अलग अलग स्टेटमेंट है, लिखी एक ही लाइन में गई है लेकिन ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है और उसके अंदर हम काम करें, ठीक है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, वहां पर गलती से जो है ना वो सही नहीं लिखा गया था। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट्स सपोज आप 1 से लेकर 10 तक लिखना चाह रहे हैं तो कोडिंग के थ्रू, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी, ये देखें, ये मैंने डू का कीवर्ड लिखा है सब। उससे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए, उसको वैल्यू दी है 1,
ठीक है, यानी कि ये मेरी स्टार्टिंग स्टेज है, यहाँ से लूप में स्टार्ट होना है। ठीक है, उसके बाद ये डू में आ गया, हमने जो काम करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ए को मैंने कमेंट इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको किसी भी इन्वायरमेंट में चलाना चाहता हूँ। तो जो भी उस इन्वायरमेंट का बिहेवियर होगा, जैसे कंसोल में आप कंसोल डॉट राइट या कंसोल डॉट प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एल एन लिखते हैं, तो प्रिंट एल लिखते हैं, तो वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वेब या विंडो इस्तेमाल करें तो उसको आप किसी वेरिएबल में डाल के आगे टेक्स्ट या एडिट टेक्स्ट वगैरह में डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आउटपुट के लिए है, ये लाइन जो है आउटपुट के लिए। उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, ये हमारी दूसरी स्टेज होगी। ठीक है, ठीक है, और तीसरी स्टेज ये है, ये हमारी 3 स्टेजेस हो गई। ये हमारी कंडीशन स्टेज हो गई जहां पर उस लूप ने खत्म होना है। ये हमारी वो स्टेज हो गई जिसमें आपने नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना, वेरिएबल पे जाना है। ए की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 के बाद उसे हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद जो है वो आगे एक में एक ऐड करके ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन हम व्हाइल लूप को देखेंगे कि ये 1 से 10 तक है, उससे कम है, ए की वैल्यू 10 से कम है, तो फिर ये लूप दोबारा चलती जाएगी। ये आपका व्हाइल लूप का बिहेवियर है। चलते हैं अगेन उसी पे। जी, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, वो है अरे का। अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं, यानी एलिमेंट्स का मजमुआ होता है जिसकी डाटा टाइप सेम होती है। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे विजुअल बेसिक है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को सेव कर सकते हैं एक ही अरे के अंदर, लेकिन जावा और C++ और C# में ये चीज कॉमन है कि इसमें आप सिर्फ एक ही डाटा टाइप को सेव करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें एग्जांपल 1 में मैंने एक वेरिएबल एक अरे बनाई है इंटीजर टाइप की, ये उसका सबस्क्रिप्ट उसका सिंबल है। ठीक है, और उसको जो है उसको मैंने 5 एलिमेंट्स की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और इसी तरह से एक और इंटीजर है, इंटीजर अरे है, ये न्यू ऑपरेटर के जरिए बनाई है, यानी कि ये डायनेमिकली क्रिएट की गई है। ठीक है, जबकि ये तीसरी अरे जो है अब इसके अंदर 2 सबस्क्रिप्ट सिंबल लगे हैं, यानी कि ये मल्टी डायमेंशन अरे है। ठीक है, मल्टी डायमेंशन अरे और सिंगल डायमेंशन अरे को अभी मैं वाज़ेह करता हूं, ये एक दफा सिंटैक्स इसका नोट कर लें। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हमें इसके बारे में भी समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारी सिंगल डायमेंशन अरे है। जब हम ये कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा तो ये इंटीजर आपको पता है यहाँ पे 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स का होता है, तो ये 4 बाइट्स का एक एलिमेंट होगा। और ये कितने एलिमेंट बनाने, ये एलिमेंट काउंट कर लेगा 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स कितने के होंगे टोटल, 4 × 3, तो ये 12 बाइट्स की अरे बन जाएगी। 12 बाइट की एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, और उस मेमोरी के फिर 4 बाइट के 3 पीसेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उनको नाम जो है वो रख दिया जाएगा 0 1 and 2। ये 0 1 and 2 क्या है, ये हमारे इंडिसेस हैं, इंडेक्स जिनको बोलते हैं, इंडेक्स की जमा इंडिसेस हैं। ठीक है,
और पहले इंडेक्स में हमने जो वैल्यू डाली है वो हम डाल रहे हैं 1, ठीक है। दूसरे इंडेक्स के अंदर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, यानी दूसरे एलिमेंट के अंदर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो 2 है, ठीक है। और तीसरे एलिमेंट के अंदर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो 3 है, ठीक है। ये हमारी सिंगल डायमेंशन अरे बन गई, ठीक है। और हमने उसको जो वैल्यू पुट करनी है वो हमने पुट भी कर दी, ठीक है। सेमीकोलन में मैंने एंड कर दिया। अब जो है मल्टी डायमेंशन अरे है। मल्टी डायमेंशन अरे कैसे होती है? अच्छा सॉरी, इसको अगर आपने एक्सेस करना है एक एक एलिमेंट को, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? AR2 0, ठीक है। ये आपका पहला एलिमेंट है जब आपने उसको एक्सेस करना है। अरे का नाम है AR2 और उसका पहला एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो, ठीक है, वो आपका पहला एलिमेंट है। आपने उसको उठा लिया, ठीक है। आप उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 0 1 2 करेंगे, जो भी आपको एलिमेंट चाहिए उसका इंडेक्स पास करेंगे, वो आप एक्सेस कर लेंगे। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशन अरे की। जी, ये हमारी एक मल्टी डायमेंशन अरे है। इसको नंबर दे देते हैं। ये हमारी मल्टी डायमेंशन अरे बन गई है। ये हमारा टेबल की फॉर्म आपको शो हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि एक एलिमेंट जो है, एक डाटा जैसे 1 है, उसको आपने शो करवाना है तो ये रो है, ठीक है। R रो हॉरिजॉन्टल चलती है, ठीक है। और उसके डिफरेंट कॉलम्स है, कॉलम्स जो है वो C है। एक डाटा जो है ना, उसको प्रेजेंट करने के लिए ना आपको रो और कॉलम दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे R ये जो 1 है, अगर मैं इन कॉलम को नंबर दे दूं 0 1 एंड 2, ठीक है। और रोज को भी नंबर दे दूं, रोज को मैं नंबर दे सकता हूं, जैसे रोज भी 0 1 एंड 2, ठीक है। अब ये देखें, इसमें एक रोज जो है ना, एक उसका डाटा जो है, एक डाटा जो है वो स्टार्ट होगा जो है ना, उसमें आपको एक एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करने के लिए आपको रो और कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ये 2 डायमेंशन अरे है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको उतने ही जो है ना डायमेंशंस की जरूरत होती है। इसको बनाते कैसे हैं, ये देखें, इंट AR3। अब पहले आती है रो और फिर आता है कॉलम, ठीक है। रो आपका 3 है और कॉलम भी आपकी 3 है, ठीक है। यहां पर तो ये जो है, ये हमारी रो गई। मल्टी डायमेंशन अरे मैंने तरतीब दे दी 3 by 3 की। और पहले एलिमेंट को जब आपने डाटा देना है तो आप उसको ये वाली असाइन कर सकते हैं ऐसे 0 ठीक है। ये पहली वैल्यू जो है ना मैंने उसको दे दी है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना, ये हमारा जो है वो मल्टी डायमेंशन को हम वैल्यू दे सकते हैं। ये पहले एलिमेंट को वैल्यू दे दी, ये दूसरे एलिमेंट को आप वैल्यू देंगे तो इसको 1 कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये 1 जो है 0th रो पे पड़ा हुआ है और कॉलम उसका 0 है। 2 जो है सेकंड एलिमेंट जो है वो उसकी रो कौन सी है, 0 है, और कॉलम कौन सा है, 1 है। ये मैं यहाँ पे ये शो करूं, कॉलम ग्रीन कर देता हूं
ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हमने अभी के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला और ज्यादा काम करेंगे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये मेरा है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करूं, चंद वीडियोस में ही जावा की रेफरेंस को कंप्लीट करूं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।